इस वीडियो में हम सीखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के आखिरी 4 लेसन जो पैसा कमाने की कला में मास्टर बनने के लिए चाहिए। ये वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। तो लेसन नंबर 17 है आप और मैं। ऐसे लोगों से फाइनेंशियल सलाह लेते समय सावधान रहे जिनका खेल आपसे अलग हो। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे निवेशकों से सलाह ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हो। हर इंसान की एक अलग दुनिया होती है और उसी के अनुसार उनको डिसीजन लेने होते हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। एक जॉब करने वाले इंसान के गोल्स बिल्कुल अलग होंगे एक बिजनेस करने वाले इंसान से, और ये चीज़ इन्वेस्टमेंट पे भी लागू होती है। इसलिए यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी सिचुएशन अलग है, आपके गोल्स अलग है और इच्छाएं अलग है, तो आपके डिसीजन भी अलग होंगे उस इंसान से जो आपसे अलग है। इसलिए आपको उन लोगों से सलाह नहीं लेनी है जो आपके खेल से अलग खेल खेल रहे हैं। अगर आप उन लोगों से सलाह ले रहे हैं जिनका काम, गोल्स, इच्छाएं, सिचुएशन और टाइम आपसे बिल्कुल अलग है, तो वो आपको वही सलाह देंगे जो उनके हिसाब से सही है, ना कि आपके हिसाब से। आपको लालच में आकर किसी के काम को कॉपी नहीं करना है। अगर कोई किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही बिजनेस करके आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर किसी ने किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी सेम स्टॉक में इन्वेस्ट करके उतना प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि आपके इन्वेस्ट करने का टाइम अलग होगा, स्टॉक का प्राइस भी अलग होगा और उस इंसान के इन्वेस्ट करने का टाइम और स्टॉक का प्राइस बिल्कुल अलग रहा होगा। हम ये तो देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़े और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमें उनके लक्ष्य, परेशानियां और इच्छाएं देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर लर्निंग ये है कि पैसों को लेकर कोई बात इतनी मायने नहीं रखती है जितनी अपनी समय सीमा को समझना और उन लोगों के बिहेवियर और आचरण से प्रभावित न होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। जब आप आपसे अलग खेल खेलने वालों से प्रभावित होते हैं तो आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो भी उलट सकता है। मुख्य बात यह है कि कुछ भी करके ये पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, यानी कि आपको वही पर फोकस करना है जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसी काम को आपको करना है, दूसरों के काम को कॉपी नहीं करना है। लेसन 18 निराशावाद का बहकावा। आशावाद बिक्री के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है, जबकि निराशावाद किसी मदद करने वाले जैसा प्रतीत होता है। आपका आशावाद से ज़्यादा निराशावाद का फाइनेंस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई ये कहे कि एक स्टॉक है जो अगले 10 साल तक 10 गुना बढ़ने वाला है, तो आप तुरंत कहेंगे ये क्या मजाक है, जबकि ये एक आशावाद स्टेटमेंट है। वहीं अगर आपको कोई ये कहे कि जो स्टॉक आपके पास है वो क्रैश होने वाला है क्योंकि ये कोई अकाउंटिंग फ्रॉड है, तो आप तुरंत समय निकालकर उसके हर शब्द को सुनेंगे, जबकि ये एक निराशावाद स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर लर्निंग ये है कि लोगों का ध्यान आशावाद से ज़्यादा निराशावाद पर होता है। इंसान का दिमाग ही ऐसा है कि वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम होता है। मान लीजिए कि कोई मंदी होने वाली है और न्यूज़पेपर वाले आपको बुलाए, तो उन्हें कह दीजिए कि हम एवरेज ग्रोथ की ओर अग्रसर है, तो न्यूज़पेपर वाले आप पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम अगली महामंदी के निकट है, तो आप तुरंत टीवी पर होंगे। आप देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो उसकी टीवी पर इतनी बात नहीं होगी, लेकिन कोई स्टॉक अगर नीचे गिरने वाला है तो वहाँ टीवी पर उसकी बहुत ज़्यादा बात होगी। धन सर्वव्यापक है, इसलिए कुछ भी बुरा घटता है तो वो सबको प्रभावित करता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। निराशावादी अक्सर करेंट ट्रेंड का बहिष्करण करते हैं बिना इस पर ध्यान दिए कि मार्केट किस प्रकार अनुकूल बन जाते हैं। ग्रोथ इतनी धीरे होती है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन असफलता इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा न किया जा सके। लेसन 19 जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक काल्पनिक कथाएं और कहानियाँ
क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती है। कल्पना कीजिए कि एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए जिसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर यानी इकोनॉमी पर नज़र रखना हो। मान लीजिए कि वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है और वो देख रहा है कि 2007 से 2009 के बीच कितना बदलाव आया है। वो 2007 में हजारों की संख्या में पार्टी मनाते लोगों को देखता है जिनके चारों ओर तेज चमचमाती रोशनी और कैमरे हैं। वो 2009 के नए साल के दिन वापस आता है और हजारों की संख्या में पार्टी मनाते लोगों को देखता है जिनके चारों ओर तेज चमचमाती रोशनी और कैमरे हैं। उसे ये सब सेम ही लगता है, उसे कोई ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आता। वो लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क के लोगों को भीड़ लगाए देखता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क है जो समान संख्या में इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वो समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वो देखता है कि समान यूनिवर्सिटी समान सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में स्टूडेंट को समान डिग्रियां दे रहे हैं। वो ध्यान देता है कि टेक्नोलॉजी में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूम रहा है जो 2007 में एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो देखता है कि कंप्यूटर और तेज हो चुके हैं, कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है, सौर और फ्रैंकलिंग टेक्नोलॉजी अब विकसित हो चुकी है, सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है। और फिर वो ये निष्कर्ष निकालता है कि शायद 2007 की तुलना में 2009 में इकोनॉमी बेहतर हो गई है। फिर वो आंकड़ों पर नज़र डालता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से गरीब हो चुके हैं। और ये देखकर वो भौंचक्का रह जाता है कि 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। और ये जानकर उसे विश्वास नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्व अनुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वो कहता है मैंने शहर देखे, कारखानों को भी देखा, तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार है, कुछ भी नहीं बदला, तो तुम लोग और गरीब क्यों हुए, तुम और निराशावादी क्यों हुए। 2007 से 2009 के बीच एक ऐसा बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। अर्थव्यवस्था के बारे में वो कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। जैसे 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक, फाइनेंस मार्केट की जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानियाँ सुनाई। लेकिन 2009 में हमने उस कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज़ थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का अकाउंट भंग हुआ, लोन ने चुकाने में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफ़ी राशि गंवा दी, फिर उन्होंने अन्य व्यवसायियों को लोन देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गई और इस तरह बहुत कुछ। तो यहाँ पर लर्निंग ये है कि आपको अपनी काल्पनिक कहानियों और कहीं से सुनी हुई बातों पर विश्वास करके अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि कहानियों के बेस पर लिए गए डिसीजन आपका कितना नुकसान कर सकते हैं। कुछ भी मानने से पहले उसकी रिसर्च करें, उसको अच्छे से समझें और उसके बाद अपने फाइनेंशियल डिसीजन लें। लेसन 20, अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? अब टाइम है उन चीज़ों को साथ में पिरोने का जो हमने अब तक सीखा है। ये लेसन एक कंक्लूजन की तरह है जिसमें हम कुछ छोटे और इम्प्लीमेंटेशन योग्य लेसन सीखेंगे जो आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनेंगे जो हमें इस बारे में इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है कि धन संपत्ति के मैनेजमेंट को लेकर एडवाइस देने के क्या खतरे हो सकते हैं। कैलरेंस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उन्हें मुंह में बेतसा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एंथसीजिया दे दिया। घंटों बाद जब कैलरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण कैलरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार कैलरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए संपत्ति नहीं दी थी और अगर उनसे पूछा गया होता तो भी वे भी नहीं देते।
यह मामला अदालतों में चल रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच संपत्ति इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। एक अदालत ने सारांश देते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल डिसीजन लेने की फ्रीडम की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था। औषधि एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है और डॉक्टरों और मरीजों के बीच का आपस में डिस्कशन भी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा प्रोफेशन जो इसके जैसा ही कॉम्प्लेक्स है? वो है फाइनेंशियल एडवाइस देना। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने कैलरेंस के साथ किया। लेकिन बेशक रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास नॉलेज होता है, वो चांस रेशियो को समझते हैं, वो जानते हैं कि क्या काम करता है। तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र भी इसी तरह के होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ ग्लोबल फैक्ट्स होते हैं, तब भी अगर लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालें कि उन फैक्ट्स को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी छोटी रिकमेंडेशन को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। तो नंबर 1 है, सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। भाग्य और रिस्क दोनों ही असली है और पहचानने में मुश्किल है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए ये ध्यान में रखिए। भाग्य और रिस्क की ताकत का सम्मान कीजिए। आपके ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके कंट्रोल में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। नंबर 2, कम अहंकार अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और इनकम के बीच का अंतर है, और संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं, उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीज़ें या विकल्प हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं, आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। नंबर 3, अपनी धन संपत्ति का मैनेजमेंट इस तरह करें कि आप रात में चैन की नींद सो सके। ये कहना इससे अलग है कि आपको बहुत लाभ कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वो बहुत प्रॉफिट न कमा रहे हो। दूसरे तभी सेटिस्फाइड अनुभव करेंगे अगर उन्हें रूढ़िवादी रूप से इन्वेस्ट किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए बेस्ट यूनिवर्सल गाइडेंस बोर्ड है। नंबर 4, यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपनी समय सीमा को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। ये छोटी चीज़ों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। ये भाग्य और रिस्क को बेअसर नहीं कर सकता, लेकिन ये नतीजों को उस डायरेक्शन में मोड़ देता है जिसके लोग योग्य है। नंबर 5, बहुत सी चीज़ों के गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी अपार संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कम संख्या में कुछ चीज़ें ज़्यादातर रिजल्ट का कारण होती है। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीज़ों के काम न करने पर संतोष करना होगा, क्योंकि संसार ऐसा ही है। इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ एक बेस्ट निवेश होने में कोई बुराई नहीं है। आमतौर पर यह बेस्ट परिदृश्य होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान देने से विजेता वास्तविकता से अधिक प्रतिभाशाली नजर आते हैं और हारने वाले उससे अधिक विफल नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। नंबर 6, संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए।
क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और यूनिवर्सल रुकावट है। आप जो करना चाहे, जब करना चाहे, जिसके साथ करना चाहे, जब तक करना चाहे, इसकी क्षमता फाइनेंस में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश प्रदान करती है। नंबर 7, कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की ज़रूरत है, लेकिन शायद जो आपको चाहिए वो सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। नंबर 8, बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कैश, एडवांस पेमेंट या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बचत करना जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है, बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन अनएक्सेप्टेड चीज़ों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन में निश्चित रूप से उस समय काम आती है जब कुछ अनएक्सेप्टेड हो जाता है। नंबर 9, सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहे, क्योंकि कोई भी लाभदायक चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर फाइनेंशियल मूल्यों पर सीधा प्राइस टैग नहीं होता, और अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा फाइनेंस की दुनिया में आम मूल्य है, और वे अक्सर चुकाने के योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना चाहिए। नंबर 10, गलती के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। गलती के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको खेल में बनाए रखता है तो ये वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान कर सकता है। नंबर 11, फाइनेंशियल डिसीजन की चरम सीमा से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और इच्छाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के डिसीजन होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही ज़्यादा आपको उन पर पछतावा होगा। नंबर 12, आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि यह समय के साथ लाभ प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको भविष्य में वो जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा लाभ चुका सके। नंबर 13, जो खेल आप खेल रहे हैं उसे डिफाइन करें, और ध्यान रखें कि आपका बिहेवियर उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। नंबर 14, व्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और लॉजिकल लोग फाइनेंस में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वो जो आपके लिए काम करता है। तो ये वो आखिरी के 4 लेसन थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर जाना यार, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो